हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में समझ रहे होंगे कि क्या नई रणनीति आपकी थी कृषि की और एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस चीज को जो है हम समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम बात करते हैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी की, तो याद होगा मैंने आपको बताया होगा कि 1965 में आपके पास जो है हम लोग उस साल तक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट यानी कि खाद्य पदार्थ। तो उस वक्त हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ। तो अमेरिका ने कहा कि भाई अगर आप ये युद्ध बंद नहीं करते हैं तो हम आपको जो सप्लाई करते हैं फूड ग्रेन्स की यानी खाद्य पदार्थ वस्तुओं की जो देते हैं वो हम देना बंद कर देंगे। तो एक तरीके से हमने ये सोचा कि हम भाई इतना भी कैपेबल नहीं है कि हम अपने देश में खाने पीने की चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर सकें। तो हमने उसी साल से सोचा कि क्यों ना हम इंटरडिपेंडेंस ना रहें, इंडिपेंडेंट बने हम यानी आत्मनिर्भर बने, हम किसी पर निर्भर ना रहें किसी भी फूड ग्रेन के लिए यानी कि खाद्य पदार्थ वस्तुओं को कम से कम इतना हम अपने देश में उगा लें कि हमें किसी देश से बाहर से मंगाना ना पड़े। तो 1965 के बाद से ही हमने जो है अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करा। और अगर आपने ट्रेंड देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस की, तो प्री इंडिपेंडेंस पहले आप देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तो वहां पर आपके पास प्रोडक्टिविटी लगातार कम हुई। जब हम आज़ाद हुए और हमने फर्स्ट प्लान बनाया तो हमने देखा भाई प्रोडक्टिविटी कम है, उस प्रोडक्टिविटी को लगातार हमें इकोनॉमी के को ग्रो करने के लिए इंक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीमेंट के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा दिया है ना। तो अगर हम देखें तो क्या कहते हैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी यानी कि नई कृषि नीति जो है अडॉप्ट की गई थर्ड प्लान के अंदर ड्यूरिंग द 1960। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड सजेस्टेड दैट द टीम टू एक्सपर्ट ऑफ द फूड फ्रॉड फाउंडेशन and it's reported that India's crisis of food stamp meat in 1959 the government decided to shift the strategy followed the agriculture sector of the country। एग्रीकल्चर सेक्टर भाई डिसाइड किया 1959 में कि हम नई एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है लेकर आएंगे, स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो फॉलो करते थे इंडिया में पहले, उसको रिप्लेस किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे पहले हम हल से लगे हुए थे खेती करने के, तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना स्टार्ट किया, मशीन्स का हमने यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड दस द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड किया गया था। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो रिपोर्ट किया गया भाई अफोर्डेबल फाउंडेशन सजेस्टेड टू इंट्रोड्यूस इंटेंसिव एफर्ट्स ऑफ द राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के अलग अलग सुझाव दिए गए कि किस तरीके से किया जा सकता है। मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाए लाइक फर्टिलाइजर्स का, आप क्रेडिट मार्केटिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिससे किसानों के पास जो है पैसे आएंगे, वो ज़्यादा खेती कर पाएंगे। फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कीजिए, खाद का अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उगा पाएँ। तो 1960 में आपने 7 स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ पायलट प्रोजेक्ट इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IADP इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और दोज 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं लेटर ऑन प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड टू रिमेनिंग स्टेट एंड 1 डिस्ट्रिक्ट ईच स्टेट वाज सेलेक्टेड फॉर द इंटेंसिव डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के लिए एक स्टेट को चुना गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट को चुना गया हर एक स्टेट में से। अकॉर्डिंग टू 1965 144 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 325 वर सेलेक्टेड टू इंटेंसिव कल्टिवेशन एंड प्रोग्राम वाज रीनेम्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। और फिर इसको हमने ये नाम दिया गया। ठीक है, इसमें से हमने 144 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना आउट ऑफ 325 डिस्ट्रिक्ट में से। और मिड 1960s में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलोग ने ऑफ मैक्सिको डेवलप अ न्यू हाईली यील्ड वेराइटी HYV सीड। आपने नाम सुना होगा HYV सीड, न्यू हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस के इन्होंने जो है निकाले, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्टिविटी जो है नई वेराइटी की होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। जिससे इन द खरीफ सीजन in the 1966 India adopted the HYV wheat and highly yield variety programs in the first time, and this program adopted the package program and the very success for this program dependent on the adequate irrigation facilities। मतलब भाई हमारे पास इरिगेशन सिंचाई की इतनी कम व्यवस्था होने के बावजूद भी उसने अच्छा प्रोडक्टिविटी निकाल कर दिया हमारे देश के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ हैवी फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ, आपने खादों का यूज़ किया। ठीक है,
इवन सेक्टर इन द वे न्यू टेक्नोलॉजी वॉज ग्रेजुअली अडोप्टेड इन द इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया और एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, और न्यू जो स्ट्रेटेजी थी आपके पास वो मॉडर्न एग्रीकल्चर की, और न्यू मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आप उसे या तो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से फिर जाना जाने लगा। तो अगर आप देखें इनिशियल स्टेट में जो HYV प्रोग्राम था आपके पास अलॉन्ग विद IAPP प्रोग्राम विच इम्प्लीमेंटेड 1.89 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया, इतने एरिया को आपने लिया, एंड ग्रेजुअली कवरेज ऑफ द प्रोग्राम हैज एनराज इन 1995-96 द टोटल एरिया वाज 75 मिलियन। आपने इसको जो है एरिया को बढ़ाया 1995-1996 तक, और आपके पास जो शॉर्टेज थी बेसिकली वो शॉर्टेज खत्म हो गई और हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लगे। मल्टीपल क्रॉपिंग हमने करना स्टार्ट किया, 3 क्रॉप्स पर बेसिकली ध्यान दिया गया, और 3 आपके पास जो है मतलब कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली स्टेट्स डिमांड किया गया इनमें हाईली न्यू मैक्सिकन वेराइटी सीड्स लाइक लेरमो रोजो एंड सोनारमा 64, कल्याण एंड PV18, ये इनके नाम थे सीड्स के, ठीक है। एंड बट इन द केस ऑफ द राइस थ्रू न्यू HYV सीड्स एंड wheat like TNA1, ADT17, TNN3 and IR8 was applied, but result was not very much encouraged. Some degree of success was not only achieved in the respect of IR8. IR8 से इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिला जितना आपको गेहूं से इन राज्यों में देखने को मिला रिजल्ट। अब अगर आप इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे पहला ये रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कदम था, जहां पर आपने पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरे करने के तरीकों को ही बदल दिया, और आपने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इंडिया में इंक्रीज कर दिया गया। HYV सीड्स का हमने यूज़ किया गया जो कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स थे, उच्च उत्पादकता वाले बीज थे, ज़्यादा उत्पादकता ये आपको निकाल कर दे देते कम से कम टाइम में। कन्फाइंड ऑफ द व्हीट प्रोडक्ट रिवोल्यूशन, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि एक व्हीट का रिवोल्यूशन था, यानी गेहूं का रिवोल्यूशन था। यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नैरो स्प्रेड, यानी कि जैसे उसका स्प्रेड रहा, बेसिकली जिसका फैलाव था वो कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, या फिर आप बात करें वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब में यहाँ पर जो है देखने को मिला। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओनली, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेजुअली एक्सटेंड टू द अदर स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, असम, केरला एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट में इसका मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, मतलब पूरे देश में ये स्प्रेड नहीं हो पाया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ स्ट्रेटजी इन इंडिया, अब देखिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि जो आपने नई पॉलिसी लगाई वो फेवर में थी, मतलब वो कुछ कहते हैं कि अच्छा था भाई, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हम इंडिपेंडेंट हो गए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स के मामले में। और ये कहते हैं 1960s में जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई उससे फूड रिक्वायरमेंट हमारी ठीक हो गई। थर्डली HYV जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा हमने उसके वजह से हमारी इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हुआ, मतलब इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो पाए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी GDP का लेवल एक कंट्री के अंदर बढ़ पाया। फोर्थ ये आपको देते हैं फेवर में कि न्यू स्ट्रेटजी जो थी वहाँ पर स्केयर थी बट क्वाइट बेनिफिशियल, काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देकर गई, और कुछ सेलेक्टिव बेस पर ही देके गई, बट कुछ एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन पे देके गई। पांचवा इन्होंने कहा कि भाई अच्छी स्प्रेड, बट इसका स्प्रेड इफेक्ट जो है अच्छा रहा, मतलब आप कहते हैं कि कम स्प्रेड रहा बट ये भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। और लास्टली इन्होंने कहा कि भाई इंक्रीज कर पाए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि की जो उत्पादकता है उसको धीरे धीरे बढ़ा पाए, और अलग सेकेंडरी और टेरिटरी स्टेट सेक्टर भी इससे इफेक्टेड हुए, क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल हमने ज़्यादा बनाना स्टार्ट किया तो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इनकी नीड होती है, तो वो भी जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब आपने कृषि को उत्पादित किया तो कृषि के उत्पादन से आपके पास कच्चा माल मिला सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, द्वितीयक क्षेत्र को जहाँ पर वो उत्पादन करते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज, मार्केटिंग जैसी सर्विसेज जो है इंट्रोड्यूस हुई, तो जो टेरिटरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, वो भी ग्रो हो पाया कंट्री के अंदर। अब देखिए अचीवमेंट्स की अगर आप बात करें तो आपने राइस के फूड ग्रेन्स में कितना चेंजेस आपको देखने को मिला, आप देख सकते हैं डाटा में। व्हीट का प्रोडक्शन, टोटल क्रिएसल, और आपके पास पल्सेस, फूड ग्रेन्स अगर आप टोटल देखें तो आपके पास काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट ये देखने को मिला है लगातार, ठीक है। ये मिलियन टन्स में है यहाँ पर प्रोडक्शन, तो भाई ये काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। अब अगर आप इस टेबल को देखें जहाँ पर कैश क्रॉप्स की बात की जा रही है, तो शुगर कैन्स की अगर आप बात करें तो देखिए
ये लगातार इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते गई है। कॉटन्स की अगर आप बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी आपके पास कम नज़र आई इन एरियाज में, बिकॉज यहाँ पर आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कॉटन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जूट पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, देख सकते हैं आप सभी, ऑयल सीड्स पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम रही। बट 2008-9 में इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसकी कुछ वीकनेसेस हैं भाई, इसके वीकनेसेस के बारे में मतलब अनफेवर करते हैं इसको, बोलते हैं कि ये बेकार था। लाइक इन्होंने कहा कि भाई जो आपने IDAP और HIV प्रोग्राम्स को लेड किया, उसका ग्रोथ कैपिटलिस्ट फार्मिंग एक तरीके से इंडिया एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया, जिसमें एक विच रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहा और बड़े फार्मर्स तक ही पहुंच पाया, और जिससे नेसेसिटेटिंग द हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, जिससे जो बड़े फार्मर थे उनको ही फ़ायदा मिला, जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको इसका ज़्यादा सच फ़ायदा देखने को नहीं मिला। और जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी उसमें आपके पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत ज़्यादा थी, यानी कि संस्थागत आपको सुधार करने चाहिए थे, उसकी जगह पर आपको सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ठीक है, वो आपके पास इतना ग्रो नहीं हो पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो वाइडन द डिस्पैरिटी इन द इनकम अमॉन्ग द रूरल पॉपुलेशन में इसका ज़्यादा आपको देखने को मिला, अर्बन पॉपुलेशन में नहीं। और इसके बाद जो है अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन मैकेनिज्म इन द एग्रीकल्चर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द लेबर डिस्प्लेसमेंट, लेबर वहाँ से खत्म होते चले गए धीरे धीरे। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके पास इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई फार्मर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द इनकम के बीच में, ठीक है, मतलब फार्मर जो बड़े किसान थे उनको तो ज़्यादा बेनिफिट मिला, जो छोटे किसान थे वो बेचारे और लॉसेज में चले गए। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ लिमिटेड फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम दोबारा से एक और ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, जिसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था अटेनिंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बेसिकली फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सभी लोगों तक पहुंचाना पूरे देश के अंदर, जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा करना, डेवलपमेंट करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल थी। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर जो मतलब इरिगेशंस वगैरह की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया। और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त थे, आपको पता होगा, उन्होंने इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में एक ऑफिस, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च के ऊपर इंस्टीट्यूट बनाया गया, जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशंस को इन्होंने एम किया इन द पार्ट ऑफ द सिमुलेटिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन द रेंज ऑफ न्यू क्रॉप्स एंड कॉमोडिटीज़, नई वस्तुएं, नई खेती को जो है ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है व्यू द मोर एडवांस इन द साइंस टेक्नोलॉजी इन द एरिया सच एज बायोटेक्नोलॉजी कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से आपने बायोटेक्नोलॉजीज का नाम सुना होगा, जहाँ पर आप खेती को अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उगाते हैं, आपने ऐसा सुना होगा काफ़ी बार रिसर्च में, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट एंश्योर्स दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द दीज प्रोडक्ट्स टू द पुअर फार्मर्स तक भी ये प्रोडक्टिविटी पहुंच पाए, ऐसा इन्होंने जो है ज़्यादा वहाँ पर इनिशिएटिव को लिया, ठीक है। जो नया प्रोसेस था उसमें ये सब चीज़ों को एनकरेज किया गया। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिखा हुआ है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 के अनुसार देखें तो पॉइंटिंग आउट द वीकनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इज ऑब्जर्व, द स्ट्रक्चर वीकनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर लो द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से जो यील्ड की पोटेंशियल था न्यू हाई यील्ड वैरायटी बीज में, जहाँ पर राइस और व्हीट की आप बात करते हैं, वो अनबैलेंस फर्टिलाइजर यूज करते थे, लो सीड्स रिप्लेसमेंट रेट था, इनएडुकेट इंसेंटिव सिस्टम था, पास्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन और मैनिफेस्टेड द लैक स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर ग्रोथ ड्यूरिंग द न्यू मिलेनियम, ठीक है। मतलब एक तरीके से नए युग की शुरुआत हो रही थी, बट वो बहुत कम था आपके पास। तो अगर इसमें आप देखें एग्रीकल्चर हायर ट्रेंडेंसी 4% एनुअल ग्रोथ रेट थी, बट काफ़ी कम थी, उसमें भी और इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत थी। और अगर आप बात करें द अप्रोच पेपर ऑफ द 11th प्लान, जो हाईलाइटेड द हॉलिकॉस्टिक फ्रेम सजेस्टेड दैट द स्ट्रेटेजी टू राइज द एग्रीकल्चर आउटपुट। तो इन्होंने कुछ सजेस्ट किए पॉइंट। सबसे पहला इन्होंने कहा कि डबल करो इरिगेशन के एरिया को, मतलब भाई सिंचाई की व्यवस्था को और तेज करो, ज़्यादा बढ़ाओ, डबल करो बेसिकली। इंप्रूव करो वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शीट डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लैंड का इंस्पेक्शन किया जाए, लैंड के बारे में सुधार किया जाए, ब्रिजिंग की जाए नॉलेज गैप्स थ्रू द इफेक्टिव एक्सटेंशन बढ़ाए जाएं, डाइवर्सिफाई किया जाए हाई वैल्यू आउटपुट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, मेडिसिकल पार्ट्स, बैम्बू, बायो डीजल एंड द एडुकेट मेजर्स टू फूड एंश्योर सिक्योरिटीज। इन सभी को जो है बढ़ाया जाए, मतलब फूड्स को कुछ क्वांटिटी तक ही या कुछ फसलों तक ही ना सीमित रखे और उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ठीक है।
प्रमोट करें आप एनिमल हस्बेंड्रीज को और फिशरीज को, बिकॉज फार्मर्स के पास इसका एक अल्टरनेटिव रहेगा इनकम कमाने का। एंड इजी टू एक्सेस करें आप क्रेडिट को अफोर्डेबल रेट्स पर, मतलब कम से कम दर पर जो है आप क्रेडिट को अवेलेबल कराएं, जहाँ पर आप किसान क्रेडिट कार्ड की आपने स्कीम सुनी होगी, जहाँ पर लोगों को 6% पर एनम के हिसाब से लोन दिया जाता है बेसिकली। यहाँ पर आप लैंड रिफॉर्म्स इशू को जो है लेकर आएँ। नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर्स को ऑलरेडी फाउंडेड किया गया और उसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ठीक है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एग्रीमेंट्स ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द फार्मर्स से साइन किए, जहां पर हम बात करते हैं कि चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द फार्मर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, लिस्टेड 5 कंपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चर रिन्यूएबल्स। 5 कंपोनेंट्स उन्होंने सजेस्ट किए, लाइक वो कहते हैं कि भाई सॉइल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, वाटर हार्वेस्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब मिट्टी को अच्छा करें आप, पानी की सुविधा सस्टेनेबल बनाएं और मोर इक्विटेबल वाटर का यूज़ करें कि भाई किस तरीके से हम और इक्विपमेंट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई पहुंचा सकें हर जगह तक, और अफोर्डेबल रेट पर क्रेडिट पहुंचाई जाए, क्रॉप्स का फसलों का इंश्योरेंस करवाया जाए, साख की उपलब्धता पैसे को उपलब्ध करवाया जाए, लाइफ इंश्योरेंस हो बेसिकली उनका, और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी जाए जिससे भाई और अच्छे से हम खेती कर पाएँ और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाए, और वैल्यूएबल मार्केटिंग की जाए। बेसिकली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह तो अपने माल को अपनी फसलों को बेचने के लिए जाएंगे तो उसके लिए अच्छी सुविधा बनाई जाए, और दूसरा आप जो है एग्रीकल्चर की मार्केटिंग को ठीक कर दें। मार्केटिंग ठीक करने का मतलब है भाई जहां वो बेचने जाते हैं उनको सही रेट दें, इन सभी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है इनॉग्रेट करते हैं 19th इंडियन साइंस कांग्रेस इन द June 13, 2016, mentioned 2 important components. First, application of science and biotechnology of the improvement quality, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द साइंस एनिमल हस्बेंड्री टू इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइव स्टॉक, यानी कि लाइव स्टॉक आप कह सकते हैं जो आपके जानवर हैं उनके स्टॉक को आप इंप्रूवमेंट कर पाएँ। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने ये सभी पॉइंट्स देखे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा पार्ट जो है आप इजीली रीड कर सकते हैं, आपको अच्छे तरह से ये जो है समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन भाई देखिए बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, अगर ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं।